हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा आपके अपकमिंग इंग्लिश पेपर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपके लिए प्रिपेयर करवाया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपके जितने भी कंटेंट्स इंग्लिश ग्रामर के लिए यूजफुल थे, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यूजफुल थे, वो सभी चीज हमने पूरी तरीके से डालने की कोशिश की है। मुझसे जितना बन पड़ा दोस्तों, जितना मेरे पास एनर्जी था, जितना मेरे पास रिसोर्सेस थे, हर तरीके से हम आपको मेहनत करके आपके लिए हमने प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग बस इतना करिएगा कि एग्जाम एकदम अच्छे से लिखिएगा और अच्छे अच्छे मार्क्स को लेकर आइएगा। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली आज ये जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है, ये वीडियो आपके लिए एक लास्ट मोमेंट टिप्स के रूप में होगा, क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो हमने सब करवा दिया है और अभी आपके लिए एग्जाम के लिए देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो जा रहा है ये आपको एक मोटिवेशन के रूप में जा रहा है, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं, जो बच्चा कुछ खास नहीं पढ़ पाया होगा बिकॉज प्रीवियस डे होली था, बहुत सारे लोग ने होली भी एंजॉय किया है, काफी अच्छा खेला भी है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनका उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं करना है। अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो वो बच्चा पास हो जाएगा। जो बच्चा टॉपर है, जिसने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है, उसको पूरा कंटेंट समझ में आएगा कि पेपर एग्जैक्टली कैसा आने वाला है, क्या क्या चीजों के ऊपर आप फोकस ज्यादा कर सकते हो, किस चीज के ऊपर फोकस थोड़ा कम करना है तो भी काम चल जाएगा। ये सभी चीज पूरा स्ट्रैटेजी के रूप में एक लास्ट मोमेंट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपके लिए मैं टिप्स लेकर आया हूं, वो जरूर सुन लेना। सबसे पहली बात, आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, एज ए स्टूडेंट हमने प्रीवियस डे में छुट्टी बनाई, सेलिब्रेट किया, होली था, ये सब कुछ कर लिया, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है दोस्तों। अब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो 2 से 3 चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैं हर पेपर के दिन आपको याद दिलाऊंगा। सबसे पहला चीज आपके लिए जरूरी है कि कैरी योर हॉल टिकट। जितना भी आपके जेरोक्स मैंने बोला था ना आपको कि आप फोटोकॉपी निकाल के रख लेना, तो 2 से 3 फोटोकॉपी ऑफ द हॉल टिकट जरूर अपने पास रख लेना। 2 से 3 सेम पेन, ठीक है ना, 2 से 3 सेम पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा पेपर का। आपके जो पेपर आप लिख रहे हो, जिस पेन से लिख रहे हो, गलती से बंद पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, दूसरा पेन यूज करोगे जो कि कलर मैच नहीं होगा, फॉन्ट साइज मैच नहीं होगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है आपका एग्जामिनर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स ना दे, फिर उसको लगेगा कि यार आपने चीट किया है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 सेम पेन, हॉल टिकट हो गया। फिर आपकी जरूरत वाली चीजें, जैसे कि आप ज्योमेट्रिक बॉक्स लेके जाते हो, ठीक है, जिसमें आपके स्केल, पेंसिल, रबर जो भी होते हैं वो सब आप रख लेना। वाटर बॉटल आप रखना चाहते हो, आपको ज्यादा प्यास लगता है क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो वाटर बॉटल रख लेना अच्छी तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वॉच आप रख सकते हो। ठीक है, जो कांच का ये जो नॉर्मल वॉच होता है ना वो रख लेना। वो स्मार्ट वॉच वो सब जो होता है ना जिसमें नंबर्स वगैरह दिखते हैं, वो नहीं रख सकते, वो अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर वाले वो वॉच अलाउ नहीं है, नहीं तो पहले के जमाने में सब कैलकुलेटर वाले वॉच लेके आते थे। इट इज नॉट अलाउड। तो ये कुछ बेसिक थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग भूल भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग को ये चीज याद में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीजें बैग में डाल के रख लो पहले से ही। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, राइटिंग पैड मैंने नहीं लिखा, जो आप पैड पे लिखते हो ना, राइटिंग पैड, ठीक है ना, वो ले लेना। क्लीन होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ है मिटा दो। ठीक है ना, बाद में जाके परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इतना ध्यान में रख लेना, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मतलब बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट मोमेंट टिप्स, जो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आखिरी बार में प्रिपेयर करवा सकूं। और प्रिपेयर तो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, सब चीज बताना। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न के तौर पे वापस से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको देखने मिलेंगे। तो जब भी सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखे, इंग्लिश की ही मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके सामने इंग्लिश का पेपर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल रहा है, सबसे पहले आपका जो भी डिटेल्स रहेगा वो आप अपने आंसर शीट में प्रॉपरली फिल कर लेना। ये तो कर लोगे, इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से सीट नंबर डाल लो, जो डेट था, जो सब्जेक्ट कोड था, स्कूल कोड था, वो सब आपने डाल लिया। अब डालने के बाद क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक बार रीड करो। रीड ये करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर प्रॉपर तरीके से प्रिंटिंग हुआ है कि नहीं, मतलब देख लो यार कुछ गलती से मिस्टेक तो नहीं रहेगी। आप पीछे पलट के देख लो, पूरा जो क्वेश्चन पेपर था एक बार आंखें उठा के नजर घुमा के देख लेना कि यार आपका पेपर सही आया कि नहीं आया। ये इतना काम कर लेना, सबसे पहले तो आप ये काम कर लेना। अब ये काम जब कर लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाना, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे क्या आता है इसके अंदर से, क्योंकि एंड टू एंड आपको पूरा 80 मार्क्स का अटेंड करना है। लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू अटेंड 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट 60+।
ये मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बताया था कि अगर आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे लैंग्वेज में उतना चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक पैसेज, आप बोलोगे कि सर मुझे ये पैसेज नहीं आता, अरे क्यों नहीं आता है, अटेम्प्ट तो करो, अटेम्प्ट करोगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है जहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला था वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, और 1-1 मार्क्स से आपके परसेंटेज बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझ लो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले आपके नजर किस पे जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएगी। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला और दूसरा, ए और बी। और ए में भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली ए में जो क्वेश्चन आता है वो लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ए में लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन आता है। और इसमें आपको क्या पूछता है, डू एज डायरेक्टेड पूछता है, डू एज डायरेक्टेड, ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। डू एज डायरेक्टेड आपको पूछता है ए में, ए का पहला, ठीक है ना, ए का जो पहला होता है उसमें डू एज डायरेक्टेड पूछता है। और ये जनरली 4 मार्क्स के लिए पूछता है, ये आपको पता होगा, ये जनरली 4 मार्क्स के लिए पूछता है। और इसमें क्या क्या पूछता है वो सभी चीज हमने सॉल्व करवा दी, प्रैक्टिस करवा दी, डू एज डायरेक्टेड का वीडियो हमने बनाया हुआ था। तो बेसिकली करना क्या है, तो सबसे पहले सिंपल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डू एज डायरेक्टेड में आएंगे, तो यहीं पे आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। डू एज डायरेक्टेड में जैसे आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे कि आइडेंटिफाई द एरर, स्पॉट द एरर, वर्ड चेन फॉर्मेशन, कंपाउंड वर्ड्स फॉर्मेशन, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, कौन से 2 एग्जांपल है वो लिखो, इस प्रकार के आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको देखने मिल जाएंगे। तो इतना आपके माइंड में रख लेना कि पहले ही क्वेश्चन में मुझे 4 मार्क्स स्कोर करने हैं, इतना माइंड में रख लेना कि यहां से मुझे 4 मार्क्स रख लोगे। और कोशिश ये करना, अगर बाई चांस इसमें जो आंसर्स है वो नहीं आते ना, कोशिश ये करना कि जितना हो सके आप पहले ही अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका पेपर, ठीक है मैं मानता हूं कि आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3.5 घंटे का पेपर होने वाला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोग ना इसको छोड़ के रखते हैं, सोचते हैं लास्ट में पूछ के लिख लेंगे किसी से, ठीक है। तो देखो ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले ही कर लेना, नहीं तो लास्ट मोमेंट में लोग भूल जाते हैं कि हमने ये छोड़ के रखा हुआ है और बाद में लिखने वाले हैं, तो ये लोग गलती से भूल जाते हैं, तो ये मत होने देना, ठीक है प्लीज। तो मीनिंग हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, कंपाउंड वर्ड्स हो गया, वर्ड चेन हो गया, इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए का फर्स्ट में। वैसे क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड में भी आपको ऐसे ही डू एज डायरेक्टेड आपको देखने मिल जाते हैं, सेकंड में भी आपको डू एज डायरेक्टेड देखने मिल जाएगा, जो कि अगेन 4 मार्क्स के लिए पूछता है। अब ये जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं वो थोड़े से मीडियम लेवल वाले आते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको और पढ़ाया भी है। मीडियम लेवल वाले डू एज डायरेक्टेड में आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जैसे कि आपको होमोग्राफ, होमोफोन्स, तो मैंने बताया था होमोग्राफ क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है, ठीक है ना, सेम जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, होमोग्राफ में सेम स्पेलिंग होती है, बोलने के लिए भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। तो मैंने एक एग्जांपल बताया था टीयर का, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, टीयर और एक टीयर, तो ये टीयर का मतलब होता है, ये टीयर का मतलब क्या होता है, आंसू, आपका आंसू आ जाता है ना, आपके आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैं कुछ बोलूंगा कि मैंने एक कार खरीदा, उसको इसके लिए मुझे आंख में आंसू आ गए, ठीक है ना, आई हैड बॉट ए कार, आई हैड टीयर इन माय आईज व्हेन आई हैव बॉट ए कार, ठीक है। और ये टीयर मतलब फाड़ देना, आई टीयर माय पेपर बिकॉज माय पेपर वाज नॉट गुड, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस आप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये होमोग्राफ का हो गया। होमोफोन्स में क्या होता है ना, 2 आपके एक तरीके से बोल सकते हो सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि FARE फेयर होता है, वैसे ही FAIR फेयर होता है। ये फेयर का मतलब होता है भाड़ा, किराया, ये FAIR फेयर का मतलब होता है मेला, ये मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करने आएगा, मतलब होमोग्राफ का, होमोफोन्स का यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन इस डू एज डायरेक्टेड में आएगा। इसके अलावा होमोग्राफ्स, होमोफोन्स के अलावा अगर आपको देखने मिलेगा वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच नैरेशन, ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच का नैरेशन आपको देखने मिलेगा। तो डायरेक्ट स्पीच जो दिया रहता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना आता है। तो डायरेक्ट स्पीच आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है, आपको बस आगे दैट लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उसके आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है ताकि उसका मीनिंग बन सके। और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रख लेना कि क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से आपको करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो सब चीज के लिए, ठीक है। तो फेयर जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो आपको बस इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने, डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल देना है, डैट लगा के आगे इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके अलावा इसी में आपको देखने मिल जाएंगे चेंज द वॉइस जैसे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। चेंज द वॉइस करना है आपको, मैंने आपको एक फंडा बताया था याद रखने का। चेंज द वॉइस में क्या होता है, पहला वर्ड लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड पहला वर्ड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया था कि नहीं बताया था, पहला वर्ड लास्ट बन जाता है, लास्ट पहला बन जाता है, और बीच का सेंटेंस को इस प्रकार डिजाइन करो कि वो सेंटेंस का फॉर्मेशन बन जाए, तो आपका चेंज द वॉइस हो जाता है। इस प्रकार से आपको कर सकते हो आपको। फिर टेंसेस पहचानो, कौन सा टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको कन्वर्ट करके लिखो। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने जब ये वाला डू एज डायरेक्टेड और ये वाला जब मैं करा रहा था, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ये 1-2 दिनों में मैंने बहुत सारे डू एज डायरेक्टेड कराए, लगभग 2 से 3 वीडियो तो स्पेशली डू एज डायरेक्टेड के थे, तो आपको हेल्पफुल होगा और आपने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, इतना मैं बोल सकता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट सेकंड हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1A का बी क्वेश्चन आता है, और ये बी क्वेश्चन में भी सेम आपको बता दूं, इसमें भी पूछता है डू एज डायरेक्टेड,
इसमें भी आपको डू एज डायरेक्टेड ही पूछता है, और ये 2 मार्क्स के लिए पूछता है, और ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का टफ आता है, ये बहुत हार्ड आता है, क्योंकि इतनी आसानी से बोर्ड वाले भी आपको मार्क्स स्कोर करने नहीं देंगे। उनका भी यही सोचना है ना कि बच्चों को मार्क्स कैसे हम कट करें और ऐसा टैलेंट निकाले जो हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल को कर पाए। तो ये ऊपर के जो 4+4 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, लेकिन ये 2 मार्क्स में परेशानी होती है। लेकिन जो बच्चा ना कंसेप्ट क्लियर किया, हमारे वीडियोस अगर देखे होंगे आपने, तो बार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल थे, आपने सभी के अगर देखे होंगे अच्छी तरीके से, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी डू एज डायरेक्टेड भी कर पाओगे, जिसमें आपको नॉर्मली देखने मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि क्लॉजेस देखने मिलते हैं, मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था, याद होगा, ठीक है ना, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा उसी में हमने डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स देखे थे, नाउन क्लॉज देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज देखा था, एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो आपको बस नाम से पहचानना है, जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे मैंने आपको बता दूं फिर से, क्लॉज में हमने देखा था कि अगर कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर कोई नाउन चीज दिख रहा है, नाउन की क्वालिटी दिख रही है, तो वो क्या रहेगा, नाउन क्लॉज रहेगा। इस प्रकार से पहचानो, ठीक है। अगर कोई आपको एक ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जिसमें वो वर्ड एडजेक्टिव बता रहा है, मतलब किसी क्वालिटीज को बता रहा है, जैसे मैंने बताया था कि द बॉय हैज ब्राउन आईज, मैंने आपको बताया था द बॉय हैड ब्राउन आईज। तो ब्राउन आईज मतलब क्या है, एक तरीके से आंखों के बारे में वो एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राउन आईज, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस में कुछ क्लॉज होते हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना होता है। वैसे एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज मैंने बताया था। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब की कोई क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ही इज रनिंग वेरी फास्टली, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये एडवर्ब की जो क्वालिटी, और खासकर आपको पता था एडवर्ब कैसे पहचानना है, एलवाई, लास्ट में एलवाई आता है तो वो एडवर्ब होता है, ये मैंने बताया था। तो इस प्रकार के सेंटेंस वर्डिंग्स जो होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सभी चीज देखो आप रिवीजन कर रहे हो अभी इस वक्त, एक तरीके से आपको हर एक चीज मैं आपको डिटेल में वापस से याद दिला रहा हूं और एक टिप्स दे रहा हूं कि आपको किस प्रकार आपके माइंड को अलर्ट रखना है। अभी कुछ ही घंटों में आप निकल जाओगे सेंटर की तरह, सेंटर के लिए, और आप अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम जो है वो लिख के आओगे। टेंशन मत लेना, जो भी होगा देखा जाएगा, इस प्रकार से सोचो। लेकिन आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्लॉज के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि 1 मार्क्स के क्लॉज के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने के लिए आता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। कैसे पहचानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे मैंने बोला वर्ब के जस्ट पहले लिखा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, या फिर इररेगुलर वर्ब्स होते हैं एक तरीके से, और सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कुड, कैन, ठीक है ना, शॉल, शुड, इस प्रकार के जो वर्ड्स जो होते हैं ना, मस्ट हो गया, MUST मस्ट, ठीक है ना, ये सब जो वर्डिंग्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। तो बस खाली पहचानना होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। ये भी मैंने कराया था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक एग्जांपल मैंने कराया था ऑलरेडी हमारे डू एज डायरेक्टेड में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में मिलेंगे, जो कि आपको 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप लोग। 10 में से 10 मार्क्स का टारगेट रखना पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 में से 10 मिल जाए, इस प्रकार का सोचोगे, ठीक है। हो जाएगा ये काम, बोलो हो जाएगा, कमेंट करके बताओ सर हो जाएगा, बोलो कमेंट करके फटाफट से, सर ये तो नल्ला है, ये तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे, है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस है, यस हम लोग कर सकते हैं, ऐसा बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आप लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की बारी, ठीक है। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या आएगा अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में आप आगे बढ़ो, अभी कैसे आगे बढ़ोगे, देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप आगे बढ़ोगे, देखो अब आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने मिलेंगे आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो कि होता है सीन पैसेज, ठीक है ना। सीन पैसेज यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आता है, क्वेश्चन नंबर 2 बी आता है। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपके लिए समझ लो सीन पैसेज, सीन पैसेज आते हैं आपके लिए, ठीक है। और सेम इसमें भी आपके लिए सीन पैसेज आते हैं, सेम, दोनों सेम टू सेम आएंगे, मतलब सेम पैसेज ही आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। ये कोई परेशानी इसमें होगी क्या, आपको नहीं होगी। टेक्सचुअल पैसेज होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है, अलग अलग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी छोटे मोटे डू एज डायरेक्टेड होते हैं, वो आप लोग कर लोगे, इतना कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, किसके अंदर, सीन पैसेज के अंदर, टेक्सचुअल पैसेज के अंदर, ठीक है। तो आपको ना पैसेज पढ़ने के पहले मैं आपको एक टिप देता हूं। ये पैसेज आपका लिखा होगा, पैराग्राफ लिखा होगा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ मत पढ़ो, पहले आप अपने क्वेश्चंस पढ़ो कि आपको पूछा क्या है, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसको रीड करो। तो समझ लो आपके पास पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसमें पूछा है कि व्हाट डज द पोएट, ये पोएट तो नहीं है, पोएम नहीं है, व्हाट डज द राइटर, ये है ना पैसेज है ना, तो राइटर आ जाएगा। व्हाट डज द राइटर
wants to say, मतलब राइटर क्या कहना चाहता है इस पैसेज के थ्रू। तो फिर आप जाओ पैसेज को रीड करने। तो आपके पास जब क्वेश्चन रहेगा तभी तो आप पैसेज में जाओगे ना उसका आंसर ढूंढने। नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। हम जब पैसेज पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस से पैसेज पढ़ना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा पहले आप क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसके बाद जाओ आप पैसेज में कि यार हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बचेगा प्लस आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज काम करना डेफिनेटली। जो सीन पैसेज दो तरीके से आते हैं, यहां पे 10-10 मार्क्स के लिए आते हैं। देखो दोस्तों, 10 मार्क्स यहां पे और 10 मार्क्स यहां पे। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे और प्रॉपर तरीके से आंसर ढूंढने की कोशिश करना। सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे से, इंग्लिश वर्डिंग्स यूज करना। टूटा फूटा इंग्लिश चलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जितना आता है कोशिश ये करना कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्डिंग्स का फॉर्मेशन आप कर पाओ। जो सेंटेंस का बिल्डअप करोगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करोगे, वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओ। इस बात का ध्यान में रखना, इस बात की कोशिश कर लेना। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा सीन पैसेज। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारा। तो ये दो आपके सीन पैसेज है, इसमें यार 20 में से कोशिश ये करना कि कम से कम 18 मार्क्स का तो लिख के आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक हाथ मार्क्स में छोड़ रहा हूं, आधा एक मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकता है, मैं एक आध मार्क्स छोड़ भी सकता हूं, मुझे नहीं आता है, समझ में आ गया। चलो, लेकिन कोशिश करना 20 में से यहां से 18 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। बस आप कोशिश ये करना कि मैं एटलीस्ट 20 में से 20 लिख के आऊं, तो जाके मेरे को 18 मार्क्स मिल जाए, और डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। पॉजिटिविटी आनी चाहिए, यस मैं कर पाऊंगा, यस मैं लिख के आऊंगा, ऐसा बोलो कमेंट में मुझे, लिख के आऊंगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहां पे। अब आगे बढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे। अब देखो आप अभी कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ भी रहा होगा कि यस सर, अभी हम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा इंग्लिश का पेपर में अच्छे से मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। देखो ध्यान से, ठीक है ना, अब आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है, अब आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे बढ़ गए क्वेश्चन पेपर में नीचे आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब यहां क्या पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3 में? तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला सीन पोयम पूछता है, जिसमें आपको क्या दिया रहता है, पैराग्राफ, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सीन पोयम आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब ये कितने मार्क्स का पूछता है? सीन पोयम जो है आपको पूछता है 5 मार्क्स का, यानी कि आपको पूरा पोयम्स के लाइंस लिखे रहेंगे, 1 बाय 1 लाइंस लिखेंगे। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, डू एज डायरेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, राइमिंग स्कीम पूछ लेगा आपको। राइमिंग स्कीम मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले वर्ड्स का आखिरी लेटर देखना, उसमें अगर कोई, जैसे समझ लो रेन आ रहा है, ठीक है ना, RAIN रेन, और सेकंड लाइन में आ गया पेन, ठीक है, इसमें आ गया C, इसमें आ गया B, लास्ट लेटर, चारों लाइन में, एक पैराग्राफ में। पैराग्राफ के हिसाब से ही होता है राइमिंग स्कीम। तो रेन का A मान लिया मैंने, रेन और पेन सेम सेम लग रहे हैं, तो रेन पेन, इसके लिए A हो गया। ये पेन और सी अलग अलग है, तो इसके लिए इसको बी नाम रख दिया, लेकिन सी और बी सेम सेम राइमिंग है, इसके लिए इसका हो गया बी। तो इसका राइमिंग स्कीम बन गया AABB, ऐसा। तो इस प्रकार से आपको राइमिंग स्कीम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, उसका कोई दिक्कत की परेशानी आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो राइमिंग स्कीम अगर पूछता है तो आपके 1 मार्क्स यहां पे कंफर्म हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद सीन पोएम में अक्सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब, क्या कहना चाहता है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले अगेन वही चीज, जैसे मैंने बोला कि आपके क्वेश्चंस जो भी आपको पूछे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी पूछे रहेंगे, वो पहले क्वेश्चंस को रीड करो, और उसके बाद आपके पैसेज, यानी कि जो पोएम का जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसमें जाओ, और उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर कर पाओगे, और मैं क्लियरली बोल सकता हूं 5 में से 5 भी आप स्कोर कर सकते हो, और एवरेज बच्चा 4 भी स्कोर कर सकता है बहुत अच्छी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें सीन पैसेज आ जाएगा, सीन पोएम का पैसेज आ जाएगा, वो आप लिख सकते हो। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बी में अगर आप आओगे तो यहां पे ना एक फेवरेट क्वेश्चन आपका पूछता है, जो कि है एप्रिसिएशन। और ये इतना सिंपल मुझे लगता है, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, यानी कि पोएम का मीनिंग बताना है, पोएम का अर्थ बताना है। एक स्ट्रैटेजी होती है, एक फंडा होता है इसका, जैसे मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आपको क्या लिखना है, पोएम का नाम लिखना है। ठीक है, पोएम का नाम क्या था वो लिख देना है, उसके बाद पोएट का क्या नाम था वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच क्या है वो लिख देना है। इसमें राइमिंग स्कीम क्या है वो लिख देना है, ठीक है ना, राइमिंग स्कीम लिख देना है। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो भी मैसेज इसमें आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना, जो मेन थीम है पोएम का, मेन थीम लिख दो, या फिर जो डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से लिख दोगे। पॉइंट वाइज भी लिखना है और पैराग्राफ में कन्वर्ट करके भी लिखना है, क्योंकि नॉर्मली आपको पहले ही पूछ देगा कि राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन द पैराग्राफ फॉर्म। इस प्रकार बोला है तो आपको प्रॉपर पैराग्राफ यूज करना है। यू कैन यूज मल्टीपल पैराग्राफ, नो डाउट अबाउट दैट, आपको मल्टीपल पैराग्राफ लिखना, लिख सकते हो, लेकिन वर्डिंग्स का सिलेक्शन प्रॉपर करना, और यहीं पे आपके आधे से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। पोएम का नाम पता ही रहेगा, पोएट का नाम नीचे लिखा होता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि पोएट का नाम तो हर पोएम का पढ़ के जाना, अगर नहीं लिखा रहेगा तो हर पोएम का नाम
पोयम का नाम के साथ उस पोयम को किसने लिखा है, ये पोएट का नाम, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो पढ़ के चले जाओ। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, समझा चुका हूं। फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना आसान है, जैसे खासकर ये 2 वर्ड पे ध्यान देना। रिपीटेशन बहुत बार पूछता है, कुछ पोएम्स में क्या होता है, कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, और ये एलिटरेशन यानी कुछ अल्फाबेट बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीटेशन हो गया, एलिटरेशन हो गया खासकर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटोलॉजी आपको देखने मिल जाते हैं पोयम के अंदर, ठीक है ना। फिर नॉर्मली सिमिली आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये जो कुछ साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको ज्यादातर पोएम्स में देखने मिल जाते हैं, तो ये दिमाग में रखना। और अगर मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है, ये ट्रिक हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, ये लिख के आ जाओ यार। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लिख के आ जाओ ठीक है, ऐसा मत बोलना फिर गलत होगा कि राहुल सर ने बोला था लिख के आ जाओ। लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा था तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था, कुछ नहीं आ रहा था आप लोगों को तो वैसे भी 0 मिलने वाला था। ये लिख के आ जाओगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच वाले में, तो एटलीस्ट हो सकता है इसमें से 1 या 2 भी राइट हो गया तो आधा मार्क्स मिल जाएगा वहां पे आपको, 1 में से आधा। राइमिंग स्कीम जैसे मैंने बताया, यहां से इस प्रकार से पहचान के लिख लेना राइमिंग स्कीम। और मेन थीम क्या है, पोएम का मैसेज क्या है, जैसे एनिमल्स का मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनिमल्स आर बेटर देन द ह्यूमन, ऐसा वहां पे पोएट ने एक मैसेज कन्वे किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक मैसेज दे सकते हो कि क्या मेन थीम था, क्या कंक्लूजन है इस पोएम का, उस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान में रख लेना। क्लियर है, ध्यान में रहेगा क्या दोस्तों, ध्यान में रहेगा क्या, बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देखना, अब ध्यान देना, जो भी आपको चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या दिया हुआ है हमारे, अगला क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड रुक जाओ। ये हो गया, यहां से भी कोशिश करोगे तो 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप 8 या 9 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोल रहा है देखो अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज यानी अनसीन पैसेज आपको आ जाता है। अनसीन पैसेज में कोई चिंता नहीं करना, लोग घबराते हैं यार अनसीन पैसेज में क्या करना है। अनसीन पैसेज में भी कुछ नहीं, आपके सामने एक पैसेज पैराग्राफ लिखा रहेगा, जो भी पैराग्राफ है उसको पहले रीड मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाँ व्हाट डज द राइटर वांट्स टू से। देखो मैं ये तो ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो समझ लो जो भी क्वेश्चन लिखा है। अब वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है, उसी का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो पैसेज के अंदर। अब आपको एक क्वेश्चन को टारगेट करना है, उसका आंसर इसमें ढूंढना है, तो आपका टाइम बचेगा, आप आंसर ढूंढोगे और आंसर नंबर 1 ऐसा इस प्रकार लिख के प्रॉपर तरीके से आंसर लिख दोगे। फिर जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, जो भी क्वेश्चन पूछा था, फिर जाओ पैसेज में ढूंढने के लिए उसको, वो ढूंढो, वो लिख दो आंसर नंबर 2 डाल के। इस प्रकार से करोगे तो आपका जो पहले पैसेज पढ़ने में जो टाइम गया था वो यहां पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज में जाना है, ये चीज ध्यान में रखना। गलती लोग बहुत करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं तो लगभग 5 मिनट वहां पे चला जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन पे, फिर क्वेश्चन को देखा, अरे यार ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर चलो ढूंढते हैं वापस से, तो वापस से क्यों आ रहे हो पैसेज में, आपने तो पैसेज पढ़ लिया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक एक करके आओ, आंसर ढूंढो, एक एक करके आओ, आंसर ढूंढो, आपका टाइम यहां पे बच जाएगा। तो यहां पे जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है यानी अनसीन पैसेज है 10 मार्क्स का होता है, आराम से 8-9 मार्क्स आप निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप निकालोगे, पूरा गारंटी है आप लोग के ऊपर, पूरा भरोसा है मुझे आप लोग के ऊपर, ठीक है। वैसे ही अगला जो आ जाओगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए था इसमें अनसीन आ गया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी हो जाएगा वो बी में आपको समरी आ जाता है। यही जो पैसेज आपको दिया रहेगा उसका समरी आपको लिखना होता है। तो ये बहुत सिंपल होता है, समरी ऑफ द गिवन पैसेज, जो भी कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स। समरी के लिए आपको एक चीज बता दूं कि इस तरीके से लिखना है कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है, समझ लो ये पैसेज में आपने क्या समझा, ये पैसेज का सबसे पहले एक टाइटल दे दो, ठीक है। समरी मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर टाइटल दे देना आप, ठीक है, कि वो टाइटल क्या था, इसमें क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया है, मतलब ये पैसेज किस बारे में है, ठीक है ना, ये किस बारे में, व्हाट अबाउट, ठीक है ना, ये पैसेज जो था वो किसके बारे में है। लास्ट में आप मोरल लिख सकते हो, ये पैसेज पढ़ के आपको क्या सीख मिली। इस प्रकार से कुछ वर्डिंग्स का इस्तेमाल अगर कर लेते हो, और खास कर ना एक फंडा बताता हूं थॉट्स लिखने का, थॉट्स, कुछ थॉट्स अगर लिख पा रहे हो, मतलब चलो पैसेज का ही है लेकिन कुछ बना के भी लिख पा रहे हो थोड़ा बहुत, तो हो सकता है आपको एग्जाम चेक करने वाला आपसे खुश हो जाए और आपको टैलेंटेड समझे और आपको मार्क्स दे जाए। तो थॉट्स लिखना बहुत अच्छी तरीके से, कुछ भी डायलॉग याद आ रहा है ना, ठीक है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस प्रकार कुछ भी डायलॉग कहीं पे भी सुना होगा ना, ट्रेन के पीछे स्टिकर लगा होता है, बस के पीछे फोटोज लगे होते हैं, उसमें से भी डायलॉग चिपका दो लाके, बस मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है ना। ब्लड डोनेशन का आया, ठीक है, तो बाय
डोनेटिंग आवर ब्लड वी कैन सेव समवंस प्रीशियस लाइफ, ऐसा कुछ बेहतरीन मतलब थॉट लिख दो वहां पे यार, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वाह क्या सोच है इसकी, वाह अरे मान गया रे तेरे को, ये ले 1 मार्क्स ले मेरी तरफ से, ऐसा वो बोलेगा। तो इस प्रकार से चीजें करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, फटाफट से करवा देते हैं आपको अगला क्वेश्चन में कैसा पूछेगा और आपको क्या ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पे भी आप 15 में से एटलीस्ट 12 to 13 मार्क्स तो बिंदास स्कोर कर पाओगे, इतना मैं आपको बोल सकता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं यहां पे, जो कि हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका फेवरेट क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाते हैं, जो कि है राइटिंग स्किल्स, ठीक है। राइटिंग स्किल्स का पार्ट है यहां पे, और राइटिंग स्किल्स में इसमें जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो पूछता है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग आप जानते हो दोस्तों, लेटर राइटिंग में आपका फेवरेट जो होगा फॉर्मल लेटर होना चाहिए, एक फॉर्मल पूछेगा, दूसरा इनफॉर्मल पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप हमेशा कोशिश करना फॉर्मल लेटर अटेंड करने के लिए, क्योंकि इसमें स्कूल को लेटर लिखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखो, इलेक्ट्रिशियन को लेटर लिखो, इस प्रकार से चीजों को लेटर लिखने के लिए आता है। तो फॉर्मल में क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है आपका, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर, ये उसके बाद जिसको रिसीवर है आपका एड्रेस, आपका नाम, डेट हो गया, फिर प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टेड जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड सर जो भी है। फिर पैराग्राफ आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ सिंपल तरीके से, थैंक यू आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो जो भी आपका नाम है। इस प्रकार से एक फॉर्मेट पहले से डिजाइन है, और आपने ये फॉर्मेट मैंने आपको कराया था राइटिंग स्किल्स का, ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर बहुत पहले मैंने करा के रख दिया था आप लोगों के लिए, तो आपने जरूर देखा होगा, तो आपको फॉर्मेट पता है। तो अगर आप फॉर्मेट वाइज भी लिख लेते हो, और हो सकता है आपकी वर्डिंग्स इतनी करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो लेटर राइटिंग के मार्क्स है 5 मार्क्स, तो कोई भी बंदा कैसा भी लेटर लिखे ना, तो मैं आपको बोल सकता हूं 3 मार्क्स तो डेफिनेटली उसको मिल ही जाते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मल लेटर अटेंड करता है। तो उसका जो फॉर्मेट है, क्योंकि नाम, एड्रेस खुद का और रिसीवर का, सेंडर और रिसीवर का, दोनों का अगर आप लिख लेते हो तो प्रॉपर तरीके से यहीं पे आपके लगभग 1-1.5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। सैल्यूटेशन प्रॉपर दे रहे हो, ठीक है ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मत लिखना, रिस्पेक्टेड लिखना। ऐसे आजकल कॉमन हो गया डियर लिखना भी, लेकिन कोशिश करना रिस्पेक्टेड, थोड़ा रिस्पेक्ट दोगे तो शायद वो बोलेगा अरे रिस्पेक्ट दे रहा है, चलो आधा मार्क्स दे दो यहाँ पे, ठीक है। और पैराग्राफ में कोशिश करना वर्डिंग्स ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो ज्यादा, इस प्रकार से कोशिश करना, आराम से 5 में से 4 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे कोई भी एवरेज और टॉपर बच्चे को, ठीक है, ध्यान में रखना। तो फॉर्मल लेटर ज्यादा कोशिश करना अटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इनफॉर्मल तो आपके लिए है ही है, ठीक है ना। दोस्त को चिट्ठी लिख रहा हूं, बहन को चिट्ठी लिख रहा हूं, किसको भी लेटर लिख रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन से आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे, और यहां पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा वो भी देख लेते हैं फटाफट से। आप देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओगे, अब यहां पे आप आ जाओगे और आपका ना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपका पेपर खत्म होने वाला है, अब आपका जल्दी जल्दी पेपर खत्म होने वाला है। तो आपको भी मजा आ रहा होगा कि यस जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो जाए, मैं भी चले जाऊं हमारे सेंटर के बाहर, बोर्ड एग्जाम दे के आ गया, पेपर देखूंगा, जाऊंगा घर पे रिलैक्स करूंगा थोड़ा टाइम के, ये फीलिंग आती है बोर्ड का जब पेपर चल रहा होता है ना, जब हम लोग लास्ट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है, तो ये फीलिंग आपके अंदर भी आ जाएगी ये क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके लिए, तो वो आपके लिए आते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है ना, वर्बल टू नॉन वर्बल, या फिर इसके साथ आ जाता है नॉन वर्बल टू वर्बल। तो ये दोनों ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्बल टू नॉन वर्बल ज्यादातर अटेंड करने की कोशिश करना, आपको पूरा का पूरा एक पैसेज दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है, ये पैराग्राफ को रीड करना और उसको टुकड़े में कन्वर्ट कर देना। मतलब सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है ना, राइटिंग ए न्यूज लेटर समझ लो, ठीक है, न्यूज लेटर आप लिख रहे हो, तो इस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से बॉक्स जरूर बनाना। इसमें बॉक्स अगर आप बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल होता है। इस प्रकार से बॉक्स आपके फ्लो चार्ट्स में दिखने चाहिए, ठीक है ना, फ्लो चार्ट में इस प्रकार के समझ लो ऐसे बॉक्स आप बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो ये प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ पेन, स्केल लेके जाना जरूर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओ, स्केल आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इस प्रकार से वर्बल से नॉन वर्बल बना देना, यानी पैराग्राफ से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन बाई चांस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल करोगे, यानी नॉन वर्बल टू वर्बल लिखोगे, यहां पे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 ए में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहां पे आपको क्या पूछता है, दैट इज व्यू एंड काउंटर व्यू। तो ये मैंने आपको नहीं कराया था, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं कराया था, क्यों, क्योंकि मैं समझता हूं कि व्यू एंड काउंटर व्यू लिखने से अच्छा आप स्पीच लिख लो, और स्पीच मैंने कराया हुआ था। स्पीच राइटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइटल होना चाहिए आपका कि आप किस बारे में स्पीच दे रहे हो, एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दे दो कि मैं क्या बता रहा हूं, ब्लड डोनेशन के बारे में समझ लो, स्पीच लिख रहा हूं। तो एज ए स्पीकर, जैसे मैं आपके सामने अभी एज ए स्पीकर खड़ा हूं, मैं कुछ आपको बोल रहा हूं, मैं कैमरा को देख रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, क्या करना होगा, लास्ट मोमेंट टिप्स क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है एज ए स्पीकर, कि आप एक खुद स्पीकर हो और आप ऐसे ही 10 लोग के सामने खड़े होकर भाषण देने वाले हो, लेकिन बस फर्क इतना रहेगा इंग्लिश में देने वाले हो। तो वो जो भी वर्डिंग्स आपको दिख रहा है, समझ लो कोई भी टॉपिक आ गया, ब्लड डोनेशन का टॉपिक क्यों ना आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड डोनेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इस प्रकार के राइटिंग स्किल्स के एवरग्रीन टॉपिक हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा। तो टाइटल जो भी आपका स्पीच होगा वो लिख देना, और लास्ट में जरूर से एक ना थॉट जरूर बोलना, थॉट आप जरूर से लिखना, एक
क्योंकि जब आप थॉट लिखोगे, जिसको हम लोग मोरल भी बोल सकते हैं, थॉट बोल लो, मोरल बोल लो, या फिर कोट जिसको बोलते हैं, तो कोट्स लिखने से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा है, जैसे पोल्यूशन का आ गया तो आप एक कोट लिख दो, सेव लाइफ सेव ट्री, या फिर उल्टा, सेव ट्री सेव लाइफ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, इस प्रकार से कुछ भी बना के थॉट लिख दो, कोट्स लिख दो। सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है जब पेपर वो चेक करता है, तो वो सोचता है कि यार ये बंदे ने कुछ तो बात है, ये बंदे में कुछ तो दम है, वो ऐसा सोचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहां पे भी आपको स्पीच अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो, 4 4.5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आराम से ये क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कमेंट करो, बिंदास कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। समझ में आ गया? चलो एक आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, एक आखिरी क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब आपके लिए, अब पहुंच गए हो आप लोग आखिरी क्वेश्चन पे, अब आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हो दोस्तों, अब आपको अच्छा लगेगा आपके एग्जाम में और मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या होने वाला है, यहां पे देख लेते हैं। और क्या आप देखोगे अपने एग्जाम में, बोर्ड में, क्वेश्चन पेपर में क्या दिखेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आपको दिखेगा दोस्तों, एक्सपांड द थीम। सबसे पहला आपको दिखेगा एक्सपांड द थीम, यानी एक तरीके से ऐसे लिखना बोलते हैं इसको। एक्सपांड द थीम मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐसे लिखना होता है, या फिर ऑप्शन में इसके साथ क्या आ जाता है, और न्यूज रिपोर्ट। तो मैंने न्यूज रिपोर्ट के लिए तो ऑलरेडी आपको मना किया था, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक्सपांड द थीम ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप एक्सपांड कर पाओगे, खुद का थॉट्स लिख पाओगे। जैसे मैंने बोला, खुद का थॉट्स याद करके जाना, कुछ कोर्स अच्छे तरीके से याद करें, कुछ पंच लाइन होते हैं ना, पंच लाइन्स, डायलॉग राइटिंग, कुछ पंच लाइन चिपका के आ जाओ यार। जैसे हम लोग कोई कभी अभी इंप्रेस करना होता है किसी को करते हो कि नहीं इंप्रेस, तो इंप्रेस अगर करना होता है, अरे एक ऐसा पंच लाइन मारते हो, सामने वाला फ्लैट एकदम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सामने वाला खुश, अरे क्या बात है, ये बंदे में है दम, ये बंदी में है दम, इस प्रकार से तो पंच लाइन मार के आ जाओ, ठीक है। तो कोशिश ये करना, एक्सपांड द थीम लिखना प्रॉपर तरीके से, अच्छे वर्डिंग्स में। न्यूज रिपोर्ट कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूज रिपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, अब आपकी धड़कनें फास्ट हो जाएगी और आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए और आप पेपर कंप्लीट करने वाले हो। तो बी जो क्वेश्चन है जिसमें डेवलपिंग एंड स्टोरी आता है, एक स्टोरी को आपको डेवलप करना होता है, दैट इज डेवलपिंग अ स्टोरी। या फिर इसके साथ अगर आपको ऑप्शन कोई देखना है, जो कि दोस्तों नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, क्या आता है आपको, नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहां पे दोनों में से आप जो चाहे वो कर सकते हो, ये मैंने दोनों के लिए ही आपको बोल के रखा है। लेकिन स्टोरी अगर आप डेवलप करते हो तो आप अपना खुद का राय रख सकते हो, खुद का एक थॉट प्रोसेस, कोट्स वगैरह डाल सकते हो इसमें। और एक्सपीरियंस भी बता रहे हो तो ये भी आपके लाइफ के रिलेटेड ही कोई एक्सपीरियंस इमेजिन करना, मतलब कोशिश यही करना कि आपका जो सोचा हुआ थॉट्स था, जो सोचा हुआ टॉपिक था, वही आ जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको 5 में से 5 यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप कर लेते हो डेफिनेटली ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और इतना बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा कि आपने जैसा सोचा था कि मुझे 80 में से एटलीस्ट 60 प्लस मार्क्स चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम लिखना, एग्जाम को फाड़ के आना, आग लगा के आना, ये मैं बोलूंगा, पेपर को नहीं, पेपर के क्वेश्चंस को आग लगा के आना, ताकि उसका आंसर आप अच्छी तरीके से लिख पाओ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मुलाकात मैं कर सकूं, ठीक है, जैसा मराठी पेपर में किया था वैसे मैं मुलाकात आपसे भी करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, आपके सभी चीज की तैयारी हमने कर दी है, आगे के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी हमने कर रखी है। तो बस आओ, पेपर अच्छे से दो, पेपर देके आओ, आगे की तैयारी भी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, साइंस मैथ्स एसएसटी जो भी है सब सब्जेक्ट यहां पे मिलेगा, बस अच्छे से पढ़ाई करते ना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमारा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।